हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 25 यानी 25वां दिन। तो पॉलिटिकल साइंस में हम आज 25वें दिन पे पहुँच चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक और टारगेट है पूर्वालोकन सीरीज़ में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो आज हम हाई कोर्ट और उसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक्स कराए हैं उन सबको आप बैक में देख सकते हैं। मैं हर दिन जो है ना अपने वीडियोस लेकर आती हूँ और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी हर दिन चलती है। सिर्फ संडे को ही ऐसा होता है कि मैं वीडियो 1-2 आए या हो सकता है 1 आए या किसी संडे नहीं भी आता है। तो संडे को खाली मैं स्किप करती हूँ, बाकी मैं पूरे 7 दिन आपको कंप्लीट करा रही हूँ 6 दिन। तो आप जाकर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक्स देख सकते हैं। उसमें भी डे 25 हो चुका है। तो ये दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके साथ साथ क्रॉनिकल की मैगजीन चल रही है मंथली, और वो मैं करा रही हूँ मई मंथ की। तो आप उसके भी पार्ट्स दे सकते हैं। उसमें भी 6 पार्ट 7 पार्ट्स हो चुके हैं, 6-7 पार्ट्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो डेली 3 वीडियोस आते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस का आता है, एक आता है आपका क्रॉनिकल मैगजीन का, और एक आता है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो सुबह एक मैं टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 8 बजे आता है, दोपहर को 12 बजे आता है क्रॉनिकल का, सुबह 8 बजे कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है, कभी पॉलिटिकल साइंस आता है, और शाम को भी 4 से 5 बजे के बीच में आता है आपका कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कभी पॉलिटिकल साइंस। तो इन दोनों का थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन टाइमिंग सेम है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 या 5 बजे। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6, ये इंपॉर्टेंट है, भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। तो उच्च न्यायालय है भाग 6 के अध्याय 5 में और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का अपवर्जन कर सकेगी। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं जो भारत के नागरिक हैं और ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय, ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) घ 3 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय
के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हत व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अर्हत किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण यानी कि सुप्रिटेंडेंस रखने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उसमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल के द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों से लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। ठीक। अब चलते हैं, इसके हमने अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पीवाईक्यू हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो भाई पढ़ लेते हैं। तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, तो बिल्कुल है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, चलो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। इसमें अन्य सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है
उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। किससे? राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, नेक्स्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित यानी कि समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) घ 3 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु, तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले ये कितनी थी? 60 वर्ष थी, और ये उम्र सीमा निर्धारित की गई। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 से बढ़कर 65 वर्ष कर दी गई। 114वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 210 में प्रस्तुत किया गया, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 212 में विघटन के साथ ये विलुप्त हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। बताइए कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? भारत में 25 से ज़्यादा उच्च न्यायालय हैं। चलिए, जब ये क्वेश्चन था तो उस समय तो ये सही था। ठीक है, तो अभी जो टिक मार्क कर देते हैं इसके अनुसार 25 उच्च न्यायालय। पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का एक उच्चतम उच्च न्यायालय है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। आपको बताना है कि वर्तमान में कितनी है उच्च न्यायालयों की संख्या। ठीक है, मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए हैं। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। तो भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। बिल्कुल गलत, और ये उच्च न्यायालयों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। बिल्कुल गलत। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पदधारित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर ही सिर्फ सही होगा, बाकी सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, तो भाई उच्च न्यायालयों की संख्या आपको बतानी है। आप बताएंगे कि 25 है कि 25 से ज़्यादा है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो भाई कोलकाता का क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप के उच्च न्यायालय में। ठीक है, चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, और वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिकता एक से अधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ठीक है, और ये उनका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप पर है। कलकत्ता का है उच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार पे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप को कवर करता है, और मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, पुडुचेरी को कवर करता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर करता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो भाई यहाँ पर तो बम्बई है। ठीक है, तो बम्बई अभी हमने पढ़ा था किसको किसको कवर कर रहा है। तो बम्बई कवर कर रहा है महाराष्ट्र को, गोवा को, दादरा नगर हवेली को और दमन और दीव को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो वो हैं आपके 3। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो 3 है आपका गुवाहाटी का हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और आपका पंजाब हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम चल रहा है।
बॉम्बे में महाराष्ट्र गोवा चल रहा है, पंजाब में आपका पंजाब और हरियाणा चल रहा है। ठीक है, किस राज्यों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो भाई यहाँ पे बताइए। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय आधिकारिकता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, तो प्रश्न के समय पर नहीं था, ये याद रखना है। किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं आपका मेघालय में और आपका त्रिपुरा में। ठीक है, उसके साथ साथ आपके मणिपुर में भी स्थापित किया गया है। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, देखो लिखा हुआ है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 3 नए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट गठन किए गए हैं मार्च 2013 में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश है अल्तमस कबीर के द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य शुरू किया गया था। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो भाई सबसे अधिक बेंच है मुंबई उच्च न्यायालय की और आपकी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है वो कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है आपकी जबलपुर में है और 2 बेंच आपकी ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में है और 3 बेंच आपकी नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ आपकी गुवाहाटी में और 3 बेंच है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक बेंचें थी 6 बेंच, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय का गठन के बाद अब 3 बेंचें शेष रह गई हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक बेंचें हैं 3-3। ठीक है, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो भाई परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इनके पास नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है और निरीक्षण क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ज्ञात है कि संघ और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का भी है। ठीक है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिकता के। ठीक है, नेक्स्ट। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है आपकी एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वो पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विश्व की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका के द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास देकर पुनः सुनवाई करता है। कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। ठीक है, तो प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित रहने की दशा में जो है वो लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। ठीक है, नीचे दिए गए व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन और एक को कारण। तो कथन पढ़ लेते हैं। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, अवमानना की कोटि में तो आता ही है ये। ठीक है, अब कारण आ गया। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो भाई ये भी बात सही है कि जो है ना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं सही हो रही है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो भाई संवैधानिक अधिकार भी आता है, सांविधिक अधिकार भी आता है और मौलिक अधिकार भी आता है। तो सभी के सभी अधिकार आते हैं। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226
के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, पक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के तहत है और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत। ठीक है, ये याद रखना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलो, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन में भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं हम कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल ठीक, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये लागू होता है, उच्च न्यायालय के लिए लागू नहीं होता। तो सिर्फ इसमें आपका पहला ही सही होगा। ठीक है, तो 271 एक ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच समिति 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वो स्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 एक का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया। तो ये है आपका न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ठीक है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, तो वो जो है आपका स्वत्वाधिकारी मुकदमा यानी टाइटल सूट मुकदमा है। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, नेक्स्ट, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये भाई बने हैं राजीव गुप्ता। तो ये वैसे क्वेश्चन पुराना है, ये तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें दिया था तो मैं आपको करा रही हूँ। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने जो है ना ये समर्थन दिया है। ठीक है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है वो अनुच्छेद 233 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो भाई अधिकरण न्यायाधीश जो है वो सम्मिलित नहीं होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ठीक है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ये भी सही है। ठीक है, आपका दोनों सही है। नेक्स्ट,
लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लोक अदालतों की अधिकारिकता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल ना कि अपराधी प्रकृति के हैं, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, तो भाई ये बात एकदम सही है, कोई सा भी कथन इसमें सही नहीं, तीनों ही गलत है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित न्यायालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है, ठीक है। तो मोबाइल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवाड़ जिले में, मैं इसके बारे में बता देती हूँ, स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना जो है, जो सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी, इसलिए इसे जो है मानस पुत्र कहा गया है मोबाइल अदालतों को, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये टॉपिक फिनिश आज का। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और कल हम करेंगे केंद्र राज्य संबंध। तो आज का आपका ये उच्च न्यायालय का टॉपिक आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जितने भी मैं पार्ट्स करा रही हूँ उनको देखते रहिए, स्टडी विद खुद के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। जिन्हें भी पूर्वावलोकन सीरीज़ करनी है फास्ट फॉरवर्ड में, वो उनके लिए हेल्पफुल है। जिनके पास समय नहीं है वो थोड़ी देर समय निकाल कर सुन लेंगे तो उनको ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। तो फटाफट से कर लेते हैं, फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट भी करने हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है ROA के एग्जाम में, तो फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।